नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ ख़ास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ताकि वो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़कर गहराई से समझ सके और उन्हें एनसीईआरटी में किसी प्रकार का कोई डाउट न रहे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मृदा कृषि का आधार, जो कि क्या है, आपका कृषि का आधार है। यदि मृदा नहीं है तो आपकी कृषि होगी ही नहीं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारा एक पॉइंट है ह्यूमस। क्या है आपका ह्यूमस? वो हम समझ लेते हैं कि ह्यूमस क्या होता है, क्योंकि बार बार ह्यूमस शब्द का प्रयोग होगा तो आप कहेंगे सर ये ह्यूमस का है, पहले हम इसका ही काम तमाम कर देते हैं। कर दें? तो चलिए भी, ये आपका ह्यूमस है भी। ह्यूमस मिट्टी में विद्यमान काला जैविक पदार्थ है भी। जैविक पदार्थ क्या होता है? जो आपका सजीव चीजों से बना हो, जो जीवों से बना हो। आप कहेंगे सर जिंदा चीजों से थोड़ी बनेगा। तो क्या होता है, पहली बात पता चल गई। क्या ये क्या होता है? जैविक पदार्थ होता है। क्या होता है? जैविक पदार्थ होता है जो पौधों और पशुओं के सड़ने से निर्मित होता है भी। क्या होता है? किससे बनता है ये? पौधों, और जब पौधे आपके सूख के गिर जाते, पत्ते गिर जाते या फिर जानवर मर जाते हैं तो उनके गलने सड़ने से वो क्या है, आपके ह्यूमस में बदल जाते हैं। इज क्लियर? ठीक है। इसमें पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं और यह मिट्टी में नमी बनाए रखता है। काम क्या है? इसमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं भी। ठीक है, और ये मिट्टी में नमी बनाए रखता है भी। ह्यूमस लैटिन भाषा का शब्द जिसका अर्थ धरती या मिट्टी से होता है भी। इसका मतलब क्या? धरती या मिट्टी से होता है। ह्यूमस का शब्द पता लग गया, ये जैविक पदार्थ है जो किससे बना है? पौधों और जानवरों के गलने सड़ने से बना है। यह उपजाऊ पोषक तत्व होता है। यह मिट्टी की नमी को बनाए रखता है। इसको बोलते हैं हम ह्यूमस। लैटिन भाषा का शब्द है। एक बार और सुन लीजिए, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए कि ह्यूमस क्या एक जैविक पदार्थ होता है जो पौधों और जीव जंतुओं के गलने सड़ने से बनता है। ये बहुत ज़्यादा पोषक होता है और ये मिट्टी की नमी को बनाए रखता है और ये लैटिन भाषा का शब्द है। एक बार मेरे साथ बोल लीजिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। अब हम आते हैं मिट्टी पे, हमारे आज के टॉपिक पे भी। मिट्टी पृथ्वी का वह ऊपरी पतरी परत है, भूपर्पटी भी। मिट्टी क्या है कि जो ऊपर की जो परत है ना, तो वो आपकी मिट्टी कहलाती है भी। ठीक, आप कहेंगे सर कितनी गहराई तक होती है, वो सारी चीजें हम समझेंगे भी। तो सबसे पहले आपको ये पता चल चुका क्या, मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो आपकी क्या है, आपकी भूपर्पटी है, जो पौधे के जीवन को आधार प्रदान करती है भी। तो पौधे के जीवन को आधार कौन प्रदान करेगी? मिट्टी ही करेगी। यदि आप 5-10 फुट मिट्टी खोद के पौधा लगाएंगे ना, तो वो नहीं उगेगा भी। क्यों नहीं उगेगा? क्योंकि आपने मिट्टी को तो निकाल दिया। मिट्टी में जो पौधों को चाहिए ना, वो सारी चीजें मिट्टी में ही उपलब्ध होती है। वही चीजें आपने निकाल दी, खाना पीना तो उसका निकाल दिया, तो पौधा कहाँ से उगेगा भी। तो आपको ध्यान में रखना है कि पृथ्वी की वह ऊपरी परत भी क्या है? पृथ्वी की वह ऊपरी परत जो पौधों के जीवन का आधार प्रदान करती है, वो क्या होती है? आपकी मिट्टी होती है भी। यह मृदा या मिट्टी लाखों वर्षों में चट्टानों के टूटने फीटने और जैव पदार्थों के सड़ने से निर्मित होती है। और ये कहता है कि इसका निर्माण होता है लाखों सालों में। दो चीजें घटनाएं होती हैं। एक घटना तो क्या, चट्टान टूटती रहती है। हाँ सर, चट्टान टूटती रहती है। वो टूट के किसी भी माध्यम से आपका आंधी के, आप कहेंगे सर चट्टान आंधी के माध्यम से कैसे आएगी? ये लाखों वर्षों के दौरान हुआ है जी, कि आपके चट्टानों छोटे-छोटे टुकड़े हो जाते हैं, बिल्कुल धूल जैसे कण आपके हो जाते हैं। वो उड़ते रहते हैं, आंधी में आगे, पानी में बहा के, लुढ़कने-फुढ़कने से, तापमान से बहुत प प प्रकार से चट्टान आपकी टूटती है। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो आपके ये पेड़-पौधे और जीव-जंतु मरते रहते हैं, ये गल सड़ कर क्या है, आपके ह्यूमस बनते रहते हैं। तो एक साइड से तो क्यों क्या आ रहा है, यदि हम देखें तो सर चट्टान छोटे-छोटे टुकड़ों में आ रही है, एक तरफ से ह्यूमस बन रहा है और दोनों मिलके एक मिक्सचर बना रहे हैं। और वही मिक्सचर क्या है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जमा हो गया और वही क्या है, आपकी मिट्टी। क्या है? आपकी मिट्टी दो चीज़ों से मिलके बनी है, चट्टानों के टूटने-फूटने से और आपका ह्यूमस से मिलकर वो बनी है। आपको चीज़ क्लियर हुई? हाँ सर, क्लियर हुई। अब इसे यहाँ पढ़िए भी। यह कृषकों के लिए आवश्यक संसाधन है, क्योंकि यह फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व, जल और संरक्षण प्रदान करती है। क्योंकि यह सबसे आवश्यक संसाधन है किसानों के लिए भी। किसान क्या है, आपका फसल उगाता है, पेड़ पौधे उगाता है, यही सब काम है भी। ठीक है, अगर
मिट्टी नहीं होगी तो किसान भी नहीं होंगे भी, क्योंकि यह पौधों को जीवन दान देती है। पौधों के लिए आधार यही मिट्टी बनती है जो हमने ऊपर पढ़ा है भी। आवश्यक पोषक तत्व चाहिए, जल और संरक्षण प्रदान करती है। पाठ्य पुस्तक के इस भाग में भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियां और विशेष फसलों के साथ उनके सहसंबंधों का अध्ययन किया गया। अब हम करेंगे कि विशेष प्रकार की कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं भारत में भी, और कौन-कौन सी फसल उगाई जाती है, कौन-सी मिट्टी में। तो ये आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। तो पेटी बाँध लीजिए और तैयार हो जाइए एक मस्त सा टॉपिक कवर करने के लिए, जो आपको बहुत ज़्यादा काम आता है अभी। सबसे पहले यहाँ आपका मिट्टी का निर्माण दिखाया गया है। क्या है कि मिट्टी का निर्माण मतलब कैसे होता है, चट्टान कैसे टूटती है। तो यहाँ पर देखिए ये एक चट्टान है। यहाँ पर लाखों वर्षों का ये टाइम है। ये मत सोचना कि आप किसी चट्टान को रोज देख के टूट जाएंगी, लाखों वर्ष लगते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, एक चट्टान पे तेज धूप आती है, फिर शाम को छाँव होती, तापमान उसका क्या होता है, ठंडा हो जाता है। तो तापमान जब गर्म होता है तो कोई चीज़ फैलती है, ठंडा होता है फिर लगती है। तो लाखों वर्षों के दौरान चट्टान का तब तापमान परिवर्तन होता रहा। फिर उसपे बारिश भी लगी है, उसपे आंधी-तूफान का भी सामना किया उसने, धूप का भी, मतलब हर प्राकृतिक चीज़ों का उसने सामना किया है। और धीरे-धीरे लाखों वर्षों के दौरान चट्टान क्या होगी आपकी, कमज़ोर हो गई। धीरे-धीरे इसमें क्या हो गई, धीरे-धीरे इसमें दरारें आ गई, टूटना स्टार्ट हो गई। और क्या हुआ कि जो जैविक पदार्थ थे वे, उधर से जीव-जंतु भी मरे होंगे लाखों वर्षों के दौरान, पेड़-पौधे भी टूटे होंगे, तो वे वहाँ पे क्या हो गए, पेड़-पौधों ने गल-सड़ कर वो क्या बन गए, जैविक पदार्थ हो गए। और यहाँ पे वो इस जहाँ चट्टान टूटी थी, उसमें ये मिलना स्टार्ट हो गई, उसकी दरारों में आपको दिखा दिया, दोनों का यहाँ पे मिलन हो गया अभी। और ये टूट-टूट के उसमें जैविक पदार्थ बन गए। तो खनिज के टुकड़े और जो आपके कार्बनिक पदार्थ है ना, तो जैविक पदार्थ भी, ये ह्यूमस है आपका, क्या है ये, ह्यूमस है। और दोनों ने मिलके क्या बना दिया, आपकी ऊपरी मृदा बना दी। क्या बना दी, ऊपरी मृदा भी। और जो चट्टान को हम क्या बोलते हैं, जनक सामग्री बोलते हैं। चट्टान को क्या बोलते हैं, जनक सामग्री। क्या बोलते हैं, जनक सामग्री हम बोलते हैं भी। ठीक है। तो आपकी यहाँ पर देखिए भी, ये इसकी जनक सामग्री होगी और ये ऊपरी मृदा, यहाँ पर पौधे उगना स्टार्ट हो जाएंगे भी। अगर अकेला ये होता, क्या अकेली चट्टान होती तो पौधे उगते, नहीं सर, पोषक तत्व चाहिए। पोषक तत्व कहाँ से मिले, ह्यूमस से मिले। और ह्यूमस आपको पता है अब कैसे बनी है अभी। तो ये पौधे यहाँ पर इस प्रकार से ऊपरी मिट्टी का निर्माण हो गया अभी। ठीक है। तो इसकी जनक सामग्री क्या है, जनक सामग्री आपकी ह्यूमस और ऊपरी मृदा है। क्या है आपकी, ह्यूमस और ऊपरी मृदा, जिससे मिलकर मिट्टी बनी है। और ये आपकी जनक सेल है अभी। क्या आपकी ये जनक सेल है। ठीक है। ये आधार सेल होगी आपकी जो नीचे है, फिर आप में जनक सामग्री होगी, और इसके ऊपर जहाँ जिसमें ये ह्यूमस था ना, सॉरी, जो आपका जैविक सामग्री थी, जो जैविक पदार्थ पेड़ पौधे टूटे जानवर मरे, जब उसमें ह्यूमस में बदल गए तो वो क्या बन गया, आपके ऊपरी मृदा का रूप उसने ले लिया, उसमें पौधे आपके उगने लगे भी। पहले क्या होता है, आधार सेल का विघटन होता है अभी। आधार सेल मतलब जहाँ से शुरुआत होती थी जिस सेल से, तो आपकी आधार सेल होती है अभी। उसके बाद कहता है जैविक पदार्थ आधार सेल के विघटन में सहायक होते हैं। जैविक पदार्थ होते हैं ना, तो ये चट्टानों के बीच में फंस जाते हैं अभी, दरारों के बीच में। ठीक है। तो ये विघटन में भी सहायक होते हैं। मिट्टी के परत का निर्माण, फिर क्या होता है, मिट्टी की परत का निर्माण होता है, ह्यूमस वगैरह वो ह्यूमस में बदलने लगते हैं। और यहाँ परिपक्व मिट्टी वनस्पति के विकास में, फिर वो मिट्टी क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है अच्छी तरह, ह्यूमस मिल जाता है, चट्टान के कण पतले पतले हो जाते हैं बिल्कुल बारीक, और वो मिट्टी बन जाती है और वो वनस्पति के विकास में सहायक होती है भी। तो ये आपको डायग्राम बनाए तो ठीक है, याद रखे तो भी ठीक है, दिमाग में जरूर आप याद रखना। हमें पढ़ना है भारत की मृदाएं, मिट्टी का निर्माण हमने पढ़ लिया। अब कहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी, ये आप जानेंगे। आप कहेंगे सर कहीं पे तो बालू मिट्टी है, कहीं पे आपकी काली मिट्टी है, तो ये इस प्रकार से विभिन्नताएं कैसे आ गई भी, वो चीज़ हमें समझनी है। चीज़ें क्लियर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो बाकी जो आपके भाई बंधु उनके साथ वीडियो शेयर कर दिया करो, आपसे ये रिक्वेस्ट है अभी मेरी। ठीक है। हमारा चैनल छोटा है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि ऐसा कंटेंट आपको बड़े बड़े जो चैनल है ना, उन पे भी नहीं मिल रहा अभी। आप कहीं घूम लेना, ये बात मेरी श्योर है अभी। कहीं पे भी ऐसा कोई पढ़ाए तो मेरे पास बता देना कि सर ये टीचर है और ये ऐसा पढ़ा रहा है। ठीक है। अगर इससे बेहतरीन आपको, ठीक है, हाँ पढ़ा देंगे आपको, आपको पेड बैच लेंगे, आपको वादा करेंगे कि इस प्रकार से पढ़ाएँगे, लेकिन जब आप पेड बैच ले लेंगे ना, तब भी आपसे ऐसा कंटेंट आपको नहीं मिलेगा अभी, ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है कि ये पसीना जो आ रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गर्मी जो तापमान है 40 डिग्री का तापमान है, बंद है, लाइटिंग भी है और कितना ज़्यादा टेम्परेचर है।
संसाधन पर्याप्त है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे, पूरा सिलेबस करेंगे भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके 1-2 मिनट लिए, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। क्लियर बात? भारत में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिसमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं होती हैं। मिट्टी अलग अलग प्रकार की पाई जाती है भारत में, और प्रत्येक मिट्टी की कोई ना कोई विशेषता होती है। वो विशेषता भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। अमरकोश जैसे प्राचीन ग्रंथों में मृदा की उर्वरता के आधार पर 12 प्रकार की कृषि भूमि का उल्लेख मिलता है। अब देखिए, जो अमरकोश ग्रंथ था, जो हमने पढ़ा था, जो हमने वृत्त संहिता में किसका जिक्र था? वृत्त संहिता में सर ग्राफ्टिंग का जिक्र था, कलम लगाने का जिक्र था। जो सिंचाई का किसमें दिया गया था आपका? सिंचाई में, सिंचाई का किसके बताया है? सिंचाई का जो आपकी अर्थशास्त्र थी कौटिल्य की, उसमें बताया गया है। ठीक है। और आपका जो अमरकोश जो ग्रंथ है हमारा पुराना, उसमें बताया गया है कि 12 प्रकार की भूमियां, मतलब 12 प्रकार की मिट्टियां ही बता दी भी कृषि के लिए। ठीक है। वर्तमान में भारत की मृदा को 6 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो कितने प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी 6 प्रकार की। कितनी प्रकार की? 6 प्रकार की। वो मिट्टियां कौन सी 6 प्रकार की? जलोढ़, काली, लाल, लैटेराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय भी। तो दो चीज तो आपको आराम से याद हो जाएंगी भी। एक तो मरुस्थल है भारत में, तो मरुस्थलीय हो गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, याद हो गया मरुस्थलीय भी। पर्वत है आपके भारत में, तो पर्वतीय भी मिलेगी सर, ये भी हमें याद हो गया पर्वतीय। उसके बाद दो रंगों के नाम हैं, मरुस्थल और पर्वत है, दो रंगों के नाम याद है, काली, क्या है आपका? काली और लाल। सर ये भी याद हो गए, 4 याद हो गए। फिर आपको याद होगा, और भारत में क्या चीज़ है? मैदान है भी। क्या आपके? मैदान। मैदान में जो मिट्टी है ना, नदियाँ बहती हैं, उनके कारण जो बनती है वो होती है जलोढ़ भी। क्या होती है आपकी? जलोढ़। मतलब नदियाँ बहती हैं, ये आपकी जल से आपको क्या हो गया? जलोढ़ हो गया। सर 5 हो गई, एक कौन सी रहेगी? एक सर लैटेराइट। क्या होगी? लैटेराइट। इसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये आपको लैटेराइट सिर्फ याद करनी। क्या याद करनी है? लैटेराइट मिट्टी भी। क्या है? लैटेराइट। ठीक है। लेटे लेटे आपको क्या करनी है? मिट्टियाँ याद करनी, तो वहां से आपको लेटराइट भी याद हो जाएगा। पहले तो आपको मरुस्थल है सर, मरुस्थल से क्या बन गया? मरुस्थलीय मिट्टी। पर्वत है, पर्वत से पर्वतीय मिट्टी। सर नदियां भी बहती है, नदियों से जलोढ़ मिट्टी। मिट्टियों के नाम याद कर रहा हूं मैं आपको, काली और लाल, और साथ में क्या? लेटेराइट मिट्टी आपके भारत में है। तो आपको 6 प्रकार की मिट्टियों के नाम याद करने हो जाएंगे। पेपर में यही आएगा भी। और पर्वतीय को, जैसे अल्पाइन जलवायु थी ना हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में, तो इसको अल्पाइन मृदा भी बोलते हैं भी। यहाँ से कुछ सुना गया ना, अल्पाइन मृदा क्या होती है? वहां फंस जाओगे सर, हमने तो अल्पाइन सुना ही नहीं। जो पर्वतीय है वही आपकी क्या होती है? अल्पाइन मृदा होती है। चीजें क्लियर? आगे बढ़ जाएं। पेपर में आपको देखने को मिलेगा, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की या 6 प्रकार की मिट्टियों के नाम लिखिए। तो आपको मरुस्थलीय, पर्वतीय, जलोढ़, लैटेराइट, काली और लाल। और आपको अगर ये बता देंगे पर्वतीय को अल्पाइन भी कहा जाता है, तो आपको एग्जामिनर सल्यूट करेगा। वाह भाई बच्चे, बड़े अच्छे से पढ़े हो तुम। आगे बढ़ जाएं। हाँ सर आगे बढ़ जाओ। उपरोक्त बताए गए प्रत्येक वर्ग में से कम दो राज्यों के नाम बताने हैं कि लाल मिट्टी किसमें, काली मिट्टी किसमें है। आपके राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अब आप देखिए आपका राज्य कौन सा, आगे हम देख लेंगे। आपका राज्य बताएंगे कौन सी मिट्टी कहाँ पर, आप खुद इसका आंसर दे दोगे भी। तो यहाँ पे एक बार आधार सेल को हम देख लेते हैं भी। आधार सेल, आधार सेल या उस मूल चट्टान को कहा जाता है जिससे मिट्टी का निर्माण हुआ है भी। क्या है? जिससे अपक्षय या अपरदन तथा अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से नई शैलें और मृदाएं विकसित होती भी। जिस चट्टान से नई शैलें बनी है भी, जिस जिस चट्टान, देखिए जब तक आपको प्रैक्टिकल नहीं करवाते ना, तब तक आपको भी समझने का मजा नहीं आता। ये बड़ी सी चट्टान है भी। अब पूरी चट्टान तो एक साथ टूटेगी नहीं। हम मान लेते हैं कि ये चट्टान टूट के अलग होगी यहाँ से भी। अब ये चट्टान, ऊपरी चट्टान क्या होगी? अब ये दो चट्टान होगी सर, एक तो ये हो गई और एक ये होगी। दो चट्टान हमारे पास होगी, चट्टान बीच से टूट गई। तो आधार चट्टान कौन सी? इस चट्टान का भी, ये चट्टान ऊपर वाली टूट गई छोटी होने के कारण, इससे क्या बन गई? मिट्टी बन गई। अब मुझे बताइए, जो आपकी आधार सेल थी वो कौन सी थी? ये वाली आधार सेल थी, जिससे चट्टान भी बनी है और उस चट्टान से मिट्टी भी बनी है। ये आपकी आधार सेल है। चीजें क्लियर? पढ़ लेना कि आधार सेल उस मूल चट्टान को कहा जाता है। ये मूल चट्टान है जिससे अपसे, अपसे मतलब उसका आपको कोरोजन हो रहा है, वो टूट रही है भी। टूटने के कारण प्रदन अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से नई सेलें बनती हैं और मृदाएं विकसित होती हैं। ये आपकी मूल चट्टान कहलाती है भी।
अब आप कहेंगे सर फसलें कहाँ गई? मिट्टी के प्रकार आगे हमारा मैप है उसमें हम मिट्टी के प्रकार जानेंगे कहाँ-कहाँ पाई जाती है भी। हमने जिस ऊपर जिन कृषि जलवायु स्थितियों के विषय में संक्षेप में जाना उनके अतिरिक्त फसलें और उस मृदा के प्रकार से भी बहुत अधिक प्रभावित होती है भी, जिसमें वे उगाई जाती है। एक तो क्या है जलवायु के आधार पे, कि जो जलवायु के आधार पे ना तो जो फसलें वो प्रभावित होती है। जैसे आपका जो शीत जलवायु थी उसमें आपकी ये फसलें उगाई जाती हैं, रबी वाली, खरीफ वाली वर्षा में उगाई जाती है। उसी प्रकार फसलें हम सिर्फ ये नहीं कि हमने शीत ऋतु आ गई, सर्दी की ऋतु आ गई और आपने मुँह उठा के कह दिया कि मैं तो रबी की फसल बोऊँगा, सर्दी आ गई क्योंकि रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सर्दियाँ तो आ गई गुरुजी, तो पहले मिट्टी भी तो देख लो कैसी है। तो इसलिए जो फसल का प्रकार है वो मिट्टी पे भी डिपेंड करेगा। ये नहीं कि सर्दी आ गई अकेली सर्दी से काम चल गया या बारिश आ गई तो आप जो खरीफ की फसल है वो उगाने के लिए खड़े हो गए भी। तो आपको फिर मिट्टी भी देखनी पड़ेगी। इसलिए कहा कि जिन कृषि जलवायु स्थितियों के विषय में संक्षेप में जाना उनके अतिरिक्त फसलें उस मृदा के प्रकार से भी बहुत अधिक प्रभावित होती है। उन पर भी निर्भर करती है कि हमें कौन-सी फसल उगानी है अभी। चीज़ें क्लियर? अकेली खरीफ की ऋतु से या फिर शीत ऋतु से काम नहीं चलेगा, आपको मिट्टी भी देखनी पड़ेगी। ये आपकी मिट्टी भी, ठीक है? पेटियाँ बाँध लीजिए क्योंकि मैप हमें समझना है। एक अपक्षय नाम आया था अभी। अपक्षय उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें चट्टानें और खनिज कुछ भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक कारणों से टूटकर मृदा के कणों में परिवर्तित हो जाता है। अपक्षय वो प्रक्रिया है जिसमें जो आपकी चट्टान है किसी भी प्राकृतिक कारण से, पानी से, बारिश से, हवा से, तापमान से, किसी भी कारक से वो टूट जाती है और मिट्टी भी बन जाती है ना, तो बोलते हैं अपक्षय हो गया। क्या हो गया? अपक्षय हो गया। आपने एक घड़ा लिया, घड़ा था, उसको तोड़ देना, उसको तोड़-तोड़ के आप छोटे-छोटे टुकड़े बना देना, बिल्कुल पीस देना, गड्ढे का क्या हो गया? अपक्षय हो गया। उसी प्रकार चट्टान जब किसी भी कारण से छोटे-छोटे कणों में टूट जाती है और मिट्टी में बदल जाती है, वो उसका अपक्षय होता है। तो क्या आपको अपक्षय समझ में आ गया? हाँ सर, अपक्षय समझ में आ गया अभी। अब हम देखते हैं मिट्टी भी, ध्यान से देखना भी। जो लोग यहाँ रहते हैं, पर्वतीय मिट्टी हम देख लेते हैं अभी। सबसे पहले पर्वतीय मिट्टी आपको पता है कि पर्वत कहाँ आप देख लेना, ये कलर आप पहचान लेना। आप देख लेना भारत के किस राज्य में रहते हैं और मैं बताता हूँ एक मैप की क्लास में लगाऊंगा आपकी, तो मैप आपको जरूर कर लेना है अभी। ठीक है, क्योंकि मैप बिना आप इन राज्यों का ज्ञान नहीं होगा। आपको ऑटोमेटिक पता चलना चाहिए जम्मू लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है, ये आपका हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड है। तो इस प्रकार आपको पता चल जाना चाहिए कि कहाँ भी। पहले हम पर्वतीय मिट्टी की बात करते हैं अभी। इसका निर्माण बर्फ के जमने और पिघलने से होता है, जिससे चट्टानों का अपक्षय होता है। यह मृदा पतली, खुरदरी और पथरीली होती है भी। ठीक है। खुरदरी और पथरीली तो आपको याद रह जाएगा। एक नई बात है, ये पतली भी होती है। क्या होती है आपकी? पतली भी होती है। निर्माण किससे होता है? बर्फ के जमने से और पिघलने से। जब बर्फ जमती है तो चट्टान एकदम टाइट हो जाती है, बर्फ भी पिघलती है तो एकदम फिर लूज होती है। ये प्रोसेस लाखों वर्षों के दौरान चलता है और चट्टान टूट जाती है और पर्वतीय मिट्टी का निर्माण होता है। पर्वतीय मिट्टी पथरीली, खुरदरी और पतली होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये देख लीजिए, एक तो यहाँ रंग जो एक कलर है ये देख लेना अभी। अब हम रेतीली और बलुई मिट्टी की बात करते हैं, जो आपका रेगिस्तान वाले एरिया में पाई जाती है। ये वाली यहाँ पर भी पीले कलर में जो दिखाई गई ना, ये मुख्यतः रेत के सूक्ष्म कणों से निर्मित होती है। इसमें अल्प मात्रा में जल, वायु और जैविक पदार्थ मिलते हैं। तो रेतीली इसमें क्या है कि सूक्ष्म कणों से भी, रेत के सूक्ष्म कणों से ये बनती है भी। किससे? रेत के सूक्ष्म कण भी, जिसे बालू मिट्टी बोलते हैं ना आप। एक बार बालू मिट्टी ध्यान में रखें, बिल्कुल बारीक बारीक से कण होंगे। इसमें जो आपका जैविक पदार्थ है वो कम मिलेंगे, जल भी कम मिलेगा और वायु भी इसमें कम मिले होते हैं। ये आपके रेगिस्तान वाले एरिया में जैविक पदार्थ, तो क्योंकि यहाँ पे आपके प्राकृतिक वनस्पति पेड़ पौधे नहीं होते, पेड़ पौधे नहीं होते, इसमें जैविक पदार्थ कहाँ से होंगे? ह्यूमस वगैरह इसमें कहाँ से होंगे? तो इसमें जल भी कम, वायु भी कम और आपका जैविक पदार्थ भी कम होते हैं। और ये रेत के बिल्कुल बारीक कणों से मिलकर बनी होती है। पथरीली मिट्टी बर्फ के पिघलने और जमने से चट्टान जब टूटती तब बनती है। ये पतली, खुरदरी और पथरीली होती है। दो मिट्टियों की हमने पढ़ ली है अभी। आगे बढ़ जाएँ? हाँ सर, आगे बढ़ जाइए। अब देखिए जो पथरीली मिट्टी है आपको कहाँ-कहाँ यहाँ रही, ये आपका सिक्किम वाला एरिया है, ठीक है? ये वाला एरिया देखिए अरुणाचल प्रदेश का। और भी आपको पथरीली मिट्टी कहीं पे नज़र आएगी क्या? और कहीं नहीं नज़र है? तो ये हिस्से आपके पथरीली मिट्टी के हैं। चीज़ें क्लियर? उसके बाद ये हिस्सा देखिए आपको जो ग्रीन-ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है सर, ये ग्रीन-ग्रीन कलर वाला एरिया कौन-सा है ये हमें बता दीजिए। ये तो आपकी कौन-सी मिट्टी हो गई?
ये तो सर हमारी कौन-सी मिट्टी हमने पढ़ी थी? जल्दी बताइए। एक हम पर्वतीय मिट्टी पढ़ चुके हैं और इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा कम मात्रा होती है आपकी रेतीली या बलुई मिट्टी आपकी होती है अभी। तो आप कहेंगे सर 6 प्रकार की मिट्टी तो हमने पढ़ी थी, 6 प्रकार की मिट्टी में आपकी रेतीली और बलुई मिट्टी तो आती नहीं, तो कुछ क्या है हमारी सब डिवीज़न है, कुछ क्षेत्रों में कुछ स्पेशल प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो उनमें से और मुख्यतः मिट्टी को कितने भागों में, आपका 6 भागों में विभाजित किया गया है। ये आपका जो मरुस्थलीय मिट्टी थी ना, उसी में आपकी ये शामिल होगी, क्योंकि मरुस्थल है यहाँ पर। चीज़ समझ में आई? कन्फ्यूज़न मत लेना कहीं पर भी, कन्फ्यूज़न हो तो मुझे बता देना कि यहाँ पर सर हमें कन्फ्यूज़न आ रहा है अभी। अब हम करते हैं ये ग्रीन ग्रीन वाला क्षेत्र आपको क्या नज़र आ रहा है? इस ग्रीन वाले क्षेत्र को आपने देख लिया, तो ध्यान से अगर देखेंगे ना तो ये समतल मैदान है, यहाँ पे नदियों का, यहाँ पे आस-पास से नदियाँ निकलती, गंगा, यमुना नदी यहाँ से आती-आती, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी इस प्रकार से आती है, तो आपके तटीय मैदान आ गए, ठीक है? तो ये मिट्टी है कौन-सी भई? ये मिट्टी है आपकी जलोढ़ मिट्टी। क्या है आपकी? जलोढ़ मिट्टी। जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, वो है आपकी ग्रीन मिट्टी भी। तो यहाँ पर देखिए पर्वतों और पठारों से नदियों द्वारा लाई गई गाद, गाद में क्या होता है कीचड़, रेत और अन्य महीन कण से पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। तो ये आपकी क्या है जलोढ़ मिट्टी है अभी। क्या आपकी जलोढ़ मिट्टी। अब आप इस मैप में ये ग्रीन कलर ये देख लेना आपका राज्य कहाँ पर, आपके राज्य में ग्रीन मिट्टी है या नहीं, वो आप देख लेना अभी। उसके बाद कौन सी लाल मृदा भी, लाल। अब हम एक बार ये चारों मिट्टी ना, काली मिट्टी देख लेते हैं सबसे पहले। जलोढ़ मिट्टी क्लियर, पर्वतीय मिट्टी क्लियर, बालू या आपकी बलुई या रेतीली मिट्टी क्लियर। हाँ सर 3 तो क्लियर होगी। अब हमारी 3 और रहेगी मेनली, ये कितनी रहेगी 3। एक तो लाल और काली। लाल मिट्टी या काली मिट्टी मृदा का निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों के विघटन से होता है। वो चट्टान जो ज्वालामुखी से बनी है भी, अगर उन चट्टानों का विघटन हुआ तो काली मिट्टी बनेगी भी। इसमें जल धारण सबसे सबसे अधिक होती है और यह बहुत उर्वर होती है। ये काली मिट्टी सबसे उर्वर होती है, ये बात आप ध्यान रखना। वैसे तो जलोढ़ मिट्टी है भी, पोषक तत्वों से भरपूर होती है, लेकिन जो जल धारण की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होती है आपकी काली मिट्टी में होती है। ये बात आपको याद रखनी है। और कौन सी चट्टानों से बनती है? ये बनती है आपकी लावा। लावा निकलता है ना धरती से, ज्वालामुखी निकलता है, वो लावा ठंडा हो जाता है, धीरे धीरे फिर टूटता है, मिट्टी के कणों में प्रतीत होता है, ये उससे बनती काली मिट्टी। उसके बाद बात करते हैं लेटराइट मिट्टी। किसकी? लेटराइट भी, या ईंट वाली मिट्टी बोलते हैं भी। क्या बोलते हैं? ईंट वाली मिट्टी। बड़ी कमाल की बात है, नए-नए नाम पता लग रहे हैं। यही तो मज़ा है लाइन टू लाइन पढ़ने का भी। अल्पाइन जलवायु है, आपका ईंट वाली मिट्टी है, तो और क्या फ़ायदा आपको भी? कुछ भी पूछ ले आपसे हम कर देंगे एनसीईआरटी, हमने लाइन टू लाइन पढ़ी है। यह वर्षा से चट्टानों के टूटने से निर्मित जलवायु में कठोर हो जाती है। इस प्रकार अधिकांश खनिज तत्व बह जाते हैं तथा मुख्यतः लोहा और एल्युमिनियम ही शेष बचते हैं, जो हवा और पानी से प्रतिक्रिया करके मृदा को लाल रंग प्रदान करते हैं। लेटराइट लाल मिट्टी है ना, लाल रंग लेटराइट का होता है भी। ठीक है, तो दोनों आपका सेम है भी। इसमें क्या होता है, यह वर्षा से चट्टानों के टूटने से निर्मित होती है। लेटराइट है ना, तो जब वर्षा होती है ना, तो वर्षा से क्या है आपकी चट्टानें टूट गई। आप कहेंगे सर हाँ वर्षा से चट्टानें टूट गई भी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा फिर, जब वर्षा हो रही तो साथ साथ पानी भी निकल रहा है, पानी भी निकल रहा है। हाँ सर पानी भी निकल गया। पानी के साथ साथ जो आपके हल्के खनिज पदार्थ थे वो भी निकल गए। हाँ सर हल्के खनिज पदार्थ भी निकल गए। अब बचा क्या? बचा इसमें एल्युमिनियम और लोहा, जो आपके भारी थे, जो निकले नहीं, वो मिट्टी के अंदर ही रह गए, जो कि हवा और पानी से प्रतिक्रिया करके मृदा को लाल रंग बनाते हैं। लोहा और एल्युमिनियम है ना, तो वो क्या करते हैं, हवा के साथ रिएक्शन करते हैं केमिकल, तो वो क्या उसको लाल रंग प्रदान करते हैं, लोहा और एल्युमिनियम। और बनी किससे ये? वर्षा के कारण चट्टान टूटी है भी। और काली मिट्टी जो ज्वालामुखी के कारण चट्टान बनी थी ना, तो उसका क्या हुआ? अपक्षय हुआ है अभी, उसका विघटन से होता। अब हमारी एक बस्ती कौन सी? लाल मृदा। ये लावा जो धीरे धीरे ठंडा हुआ हो या पुरानी चट्टानों के टूटने से, एक तो वो, एक तो लावा जल्दी से ठंडा हो जाए, लावा इसमें भी था, ये लावा के विघटन से, और या फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ हो, या फिर बहुत पुराने चट्टान से निर्मित, तो ये लाल रंग से, क्योंकि इसमें लौह नाम का रसायन होता है अभी। लौह नाम का रसायन किसमें होता है? लाल मिट्टी में होता है अभी। और ये हवा और पानी से विक्रिया करता है और इसका रंग लाल हो जाता है, ये अधिक उपजाऊ नहीं होती भी। तो अब आपको क्या करना, सभी मिट्टियों का पता लग गया। देखो ज्वालामुखी लावा वाला कारण किसमें है? ये ज्वालामुखी का तो काली में है। लावा पिघलने से तो आपकी ये
लाल मिट्टी होगी। लैटेराइट एल बारिश के कारण चट्टान टूटी, खनिज पदार्थ बह गए, उनने एल्युमिनियम और लोहा बच गए आपको, उन्होंने रिएक्शन करके उसको लाल रंग प्रदान कर दिया अभिक्रिया के कारण भी, ठीक है। वो हवा के साथ प्रतिक्रिया करके मृदा को लाल रंग प्रदान करते हैं। लैटेराइट को ईंट वाली मिट्टी भी बोलते हैं। जलोढ़ आपको पता है नदियों द्वारा बनी है। अब इसके क्षेत्र देख लीजिए आप ऊपर कि कौन-कौन से ये क्षेत्र हैं अभी। ये आपको कलर दे रखे। काली मिट्टी देखिए आपको कहाँ पर नज़र आ रही है सर? काली मिट्टी तो सर हमें ऊपर तो कोई नज़र नहीं आ रही। ये आपका ये वाला है ना मध्य प्रदेश वाला, महाराष्ट्र वाला कुछ एरिया, ये आपकी काली मिट्टी नज़र आ रही है। लाल मिट्टी आपको ये देखिए, ये रही लाल मिट्टी भी। अब आपको लैटेराइट मिट्टी देखिए, ये यहाँ पर लैटेराइट। यहाँ पर थोड़े-थोड़े हिस्से में आपको लैटेराइट मिट्टी नज़र आ रही होगी भी, ठीक है? और एल्पाइन आपको ऊपर दिखाई दी थी और रेतीली मिट्टी आपको पता है यहीं मिलेगी आपको, ये हरियाणा वाला कुछ हिस्सा भी आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर हमारे राज्य में कैसे हम पता करेंगे? तो आपको क्या करना है, भारत का राजनीतिक मैप लेना है। क्या लेना है? भारत का राजनीतिक मैप लेना है और इस मैप पे आपको क्या करना है, उसको सिर पे तेल लगा के करते हैं ना, आर-पार दिख सके भी। ऐसा मैप, और इस मैप पे ऐसे का ऐसा लगा देना है या फिर इसको आप खींच दीजिए कि जो आपका राजनीतिक मैप दिखेंगे ना जिसमें भारत के राज्यों की सीमाएँ हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, इस प्रकार से लाइनें बना लेंगे कि ये आपका लद्दाख हो गया। इस प्रकार से आपको पता लग जाएगा, जैसे हम लद्दाख में देखेंगे ना तो सिर्फ़ आपकी पर्वतीय मिट्टी है या फिर अल्पाइन मिट्टी है भी। यहाँ पे मान लें हरियाणा बनते तो हरियाणा में किस प्रकार की जलोढ़ भी आ गई, आपकी रेतीली भी आ गई। ठीक है? तो इस प्रकार से आपको ये सभी मिट्टियों के बारे में पता होना चाहिए। इनकी विशेषताएँ मैंने आपको बता दी है अभी। भारत में पाई जाने उनके निर्माण को दर्शाता हुआ एक सरल मानचित्र अधिकांश क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर मृदा के प्रकारों में विभिन्नता होती है। अब देखिए स्थानीय प्रकार जैसे हरियाणा है या फिर राजस्थान है, हो सकता है कि थोड़े-थोड़े क्षेत्रों में 5-4 किलोमीटर के 10 किलोमीटर के एरिया में और मिट्टी मिल जाए। लेकिन ये भारत में दे रखी है मोटे स्केल पर भी। 5-10 किलोमीटर एरिया को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। जैसे मान लेते हैं आपका भी, यहाँ पे हो सकता है कहीं पे बीच में 1-2 किलोमीटर का एरिया काली मिट्टी का मिल जाए। तो ये इसमें बिल्कुल परफेक्ट आपका नहीं दिखाया हुआ। मोटे स्तर पर भी लार्ज स्केल पे मिट्टियाँ आपको दिखा दी गई हैं। तो 6 की 6 आपकी क्लियर हो गई? कोई डाउट? एक बार रिवाइज़ मरवा दूँ आपको? हाँ सर, रिवाइज़ मरवा दीजिए, यहाँ पे हमें मज़ा आएगा अभी। फिर हमें देखना है कि कौन-सी मिट्टी में कौन-सी फसल बोई जाती है अभी। आज हम मिट्टियों को समाप्त करते हैं, फिर फसलों पे आएँगे। तो सबसे पहले आप आ जाइए पर्वतीय मिट्टी भी। तो पर्वतीय मिट्टी किससे बनी है? आप कहेंगे सर जो पर्वतीय मिट्टी ना अल्पाइन मिट्टी है, ये बर्फ़ के पिघलने व जमने से चट्टानों का टूटना हुआ है और उससे ये मिट्टियाँ बनी हैं। ये खुरदरी, चिकनी और पतली होती है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है भी। उसके बाद जो आपकी बालू मिट्टी थी या फिर रेतीली मिट्टी थी, वो मिट्टी, ये मिट्टी क्या है, रेत के बारीक कणों से मिलके बनी है और इस मिट्टी में आपका वायु, जल और जैविक पदार्थ बहुत कम होते हैं। ठीक है सर। काली मिट्टी, काली मिट्टी आपकी क्या है, जो ज्वालामुखी निकले हैं, उन ज्वालामुखियों के ठंडे होने से और बाद में क्या वो आपके टूट गए, उससे क्या आपकी काली मिट्टी बनी है। जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है? और ये उपजाऊ भी होती है। ठीक है सर। फिर जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए जो आपका गाद है ना, नदी जो बहाकर ले आती है। देखिए, पहले जब पृथ्वी बनी थी ना, तो इस प्रकार जहाँ आपके मैदान है इस प्रकार थे। पहाड़ों से नदियाँ निकल के आती थी, यहाँ पे जो अपना वो जो भी 7 भाग यहाँ पे इन पे भर दिया, इन्होंने मैदानों का निर्माण कर दिया और ये मिट्टी आपकी जलोढ़ मिट्टी है। आगे जलोढ़ मिट्टी भी खादर और बांगर में डिवाइड होती है, लेकिन हमें लार्ज स्केल पर पढ़ रहे हैं, भारत की मिट्टियाँ पढ़ रहे हैं, तो जलोढ़ और बांगर नहीं पढ़ना आपको, ये पढ़ना आपको जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा बनाई जाती है, पोषक तत्व बहुत अधिक होते हैं, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। उसके बाद कौन सी बच गई? 4 बच गई, लाल और बच गई और एक आप लेटराइट। क्या है? लेटराइट। लेटराइट भी लाल होती है, ये भी लाल होती है। लेटराइट लाल किसके कारण होती है? सर ये एल्युमिनियम के कारण और लौह के कारण होती है और ये अकेली लौह के कारण। और ये कब बनती है? जब लावा धीरे धीरे ठंडा होता है ना और फिर उसका विघटन होता है, तो उसमें क्या है कि लाल रंग के अवशेष, लौह के अवशेष ज़्यादा होते हैं और वो बाद में उसको हवा और पानी मिल जाता है, लोहे को जंग लग जाता है, उसका रंग लाल हो जाता है। और ये जो लेटराइट मिट्टी है, ये बारिश के कारण जब चट्टान टूटती है ना, तो उसमें जो खनिज पदार्थ है वो बह जाते हैं और साथ में क्या है, सिर्फ वहाँ पे हैवी पदार्थ जो आपके लौह और एल्युमिनियम वो रह जाते हैं, वो हवा के साथ रिएक्शन करके प्रतिक्रिया करके उसको लाल रंग प्रदान करते हैं भी। तो ये आपको 6 की 6 मिट्टियों के बारे में ये बात आपको याद होनी चाहिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं भी। तो कल हमें या अभी हमारे पास टाइम शेष है अभी,
टाइम आपका आधा घंटा हो चुका है, तो मैं देखता हूँ एक बार इसमें कितना आपको बताया गया है। चलो ये आपको टॉपिक करवा देता हूँ मिट्टी वाला भी। तो इसमें आपको सिर्फ़ क्या है कि कौन-सी मिट्टी में कौन-सी फसल उगाई जाती है, ये बात आपको याद करनी है अभी। ठीक है? तो जैसे आपका ये देखिए, आप खुद से भी याद कर सकते हैं, ये आपकी कौन-सी मिट्टी थी? आप कहीं से पर्वतीय मिट्टी, चावल, चाय, जायफल, इलायची, सब्जियाँ और फल इसमें उगा सकते हैं। ठीक है? और फिर आपकी कौन-सी मिट्टी है? ये आपकी रेतीली मिट्टी है, ये आपकी मक्का, बाजरा, मूँगफली, सब्जियाँ और फल हम इसमें उगा सकते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये आपको क्या है, याद करना पड़ेगा, समझाने वाली बात नहीं है अभी। चीज़ें क्लियर? 2 मिट्टियों के हो गए। जलोढ़ में आपकी आप राज्य देखना कि आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि उस राज्य में कौन-सी फसल उगाई जाती है। यहाँ देखिए लद्दाख में आपका ये वाली फसलें आ जाएँगी भी। तो फिर आपका कौन-सा, ये संकेत आपको दे रखे हैं भी। ये आपका जलोढ़ मिट्टी का आ गया, चावल, गेहूँ, मक्का, जौ, बाजरा, चना, सरसों और मूँगफली, गन्ना, जूट, कपास, फल और सब्जियाँ। और ध्यान में रखना, कई फसलें हैं जो एक से अधिक मिट्टियों में उगाई जाती है। जैसे आपका बाजरा है ना, वो आपका रेतीली मिट्टी में भी उगाया जाता है और आपका इस मिट्टी में उगाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी में। क्लियर है? फिर आपकी ये कौन-सी है? ये आपकी शायद ये लाल मिट्टी भी, कौन-सी है लाल मिट्टी? चावल, गेहूँ, रागी, अरहर, मूँगफली और सरसों, कपास, तम्बाकू, सब्जियाँ और फल। फिर आपका ये लैटेराइट मिट्टी, चावल, गेहूँ, रागी, मूँगफली, सूरजमुखी, चाय, कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना, नारियल, सुपारी, काजू। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है? उसके बाद आपकी काली मिट्टी में आपको याद रखना कपास है। कई फसलें हैं जो आपको मेनली तौर पे याद करनी है। एक तो आपको कपास याद करनी है, कपास के लिए काली मिट्टी है मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे, ये आप मत भूल जाना भी। ये फसलें इन मृदाओं के लिए आदर्श नहीं, किंतु समुचित सिंचाई व्यवस्था के माध्यम से इनकी खेती संभव। उसने कहा कि ये जो मिट्टियाँ हैं ना, ये बिल्कुल आदर्श नहीं है। लेकिन कई जगह क्या है, अगर सिंचाई की उपलब्ध है ना, तो वहाँ पर हम ये उगा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं उगा सकते भी। ठीक है? तो हमें अकेली मिट्टी नहीं देखना, मिट्टी के साथ हमें पानी की व्यवस्था भी देखनी है, वहाँ का मौसम भी देखना, तब जाके हम कोई फसल वहाँ पे उगा पाएँगे भी। आपको आ रही बात समझ में? अब ये बता रहा है कि इन मिट्टी में ये फसल उगा सकते हैं। मान लो इसमें बता दिया आपको कि चावल यहाँ पे उगा सकते हैं, लेकिन यदि पानी ही नहीं हुआ तो यहाँ पे चावल कैसे उगा पाएँगे? तापमान भी हमें देखना, तो कई चीज़ मिलके काम करेंगे भी। चीज़ें क्लियर है आपको? तो कल के लिए हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मृदा की देखभाल, मृदा का संरक्षण हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।